नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रृंगी, चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भारतीय मूर्तिकला का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हम कुछ चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे और समझ में भी आए होंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, आप कभी भी ग्रुप में मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूर्तिकला में शुंगकालीन मूर्तिकला की। पिछले वीडियो में हमने शुंगकालीन मूर्तिकला का परिचय प्राप्त किया था। इससे पहले हम आपके सिंधु घाटी सभ्यता और मौर्यकालीन मूर्तिकला की बात कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मौर्यकालीन मूर्तिकला जो थी उसकी भी हमने विस्तृत चर्चा की। उसको हमने 3-4 पार्ट में देखा था। आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं शुंगकालीन मूर्तिकला की। शुंगकालीन मूर्तिकला के अध्ययन करते हुए हमने एक बात देखी थी कि इसके 2 प्रमुख केंद्र हैं जिसमें हमारे कोर्स में है सांची और भरहुत। सांची और भरहुत जो है वो शुंगकालीन मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र हैं। तो आज हम बात करेंगे सांची की। सांची की बात करेंगे तो सांची की मूर्तिकला सांची के बारे में आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में एक स्थान है, बहुत फेमस है सांची की मूर्ति कला। सांची की जो मूर्ति कला है वो शुंगकालीन मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। शुंगकालीन मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। सांची की मूर्ति कला। अब सांची की मूर्ति कला की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सांची की मूर्ति कला के बारे में पहली बात तो ये कर ली कि शुंगकालीन मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र है और सांची एवं भरहुत की जो 2 विभिन्न धाराएं प्रवाहित हुई थी यहां से। तो यहां पर जो है सांची की संपूर्ण वेदिका, यानी सांची में जो वेदिकाएं बनी है, तो सांची की संपूर्ण वेदिका, सांची की संपूर्ण वेदिका वो तो कैसी है, सादी है। सादी यानी सादा है। लेकिन इसके जो तोरण द्वार हैं, सांची के जो तोरण द्वार हैं, उन तोरण द्वारों में जो मूर्तियां बनी हैं उससे इसकी सादगी की पूर्ति हो जाती है। तोरण, सांची के तोरण द्वार, सांची के जो तोरण द्वार हैं वो बहुत अलंकृत है। सांची के तोरण द्वारों के अलंकरणों ने इसकी पूर्ति कर दी है। किसकी पूर्ति की? इनकी वेदिकाएं जो सादा है इसकी पूर्ति की है। यानी सांची की जो वेदिका सादी है उस सादापन की पूर्ति कहां नजर आती है? सांची के तोरण द्वारों में नजर आ जाती है। अब सांची के जो तोरण द्वार हैं वो बहुत अलंकृत हैं और ये मूर्ति कला के अनुपम उदाहरण के रूप में मान्य है। सांची की मूर्ति कला को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं हम। एक तो वे दृश्य जो निश्चित योजना पर आधारित हैं, यानी पहला तो वो है वे दृश्य जो निश्चित योजना पर आधारित है। एक तो वे दृश्य हैं और दूसरे वो हैं कि कुछ ऐसे अलंकरण और प्रतीकात्मक चिन्ह हैं जो विभिन्न स्थानों पर रिपीट हुए हैं और बार बार बने हैं। कुछ ऐसे अलंकरण जो जिनकी पुनरावृत्ति हुई है, जिनकी
पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार बने हैं वो। जिनकी पुनरावृत्ति हुई। और कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह है जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। प्रतीकात्मक चिन्ह, ये दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो प्रतीकात्मक चिन्हों में कौन कौन से हैं? भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख 4 घटनाएं, भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख 4 घटनाएं। एक तो ये जो है वो विभिन्न स्थानों पर बनी। इसके अलावा यक्ष की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां और पशु पक्षियों की मूर्तियां, जो अलंकरणों के रूप में भी बनती रही, और फूल पत्तियां। तो ये जो प्रतीकात्मक रूप से बने हैं ये बहुत सारी जगह पर रिपीट हुए हैं। अब भगवान बुद्ध के जीवन की जो 4 घटनाएं हैं उनमें बुद्ध जन्म, संबोधि यानी आपका बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त होना, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, ये 4 घटनाएं उनकी बनी हैं। भगवान बुद्ध के जन्म के अंकन को जो है वो कमल के फूल से उदित होते हुए दिखाया। भगवान बुद्ध का जो जन्म दिखाया, हमने 4 बातें उनकी की, जिनमें हम 4 बातें भगवान बुद्ध के जीवन की जो है वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि 4 बातें कौन कौन सी थी। पहली है कि भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म। एक तो ये थी। दूसरी क्या थी? दूसरी थी संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त होना, संबोधि। तीसरी है धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी उन्होंने जो धर्म से संबंधित अपना प्रवचन दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक जो है फिर महापरिनिर्वाण, यानी उनका शरीर को त्याग कर देना, महापरिनिर्वाण। ये 4 घटनाएं जो भगवान बुद्ध के जीवन की हैं, इनको जो बनाया शुंगकालीन मूर्तिकार ने, तो जन्म जो है भगवान बुद्ध का जन्म, वो भगवान बुद्ध के जन्म को किससे दिखाया? कमल के फूल से उदित होते हुए दिखाया है। कमल फूल से उदित होते हुए दिखाया है भगवान बुद्ध को। और इसके अलावा और क्या है कि स्तूप के जो 4 प्रवेश द्वार हैं उन पर चतुर महाराजिक देवों का अंकन है, यानी कि जो तोरण द्वार बने हैं उन तोरण द्वारों पर दरबान के रूप में चतुर महाराजिक देवों का अंकन है, जो संभवतः द्वार रक्षक मूर्तियों के रूप में बनाई गई हैं। पशु पक्षियों की मूर्तियों में कौन कौन से हैं? पशु पक्षियों में उनमें है वृषभ, गज, सिंह आदि पशुओं को अंकित किया है। वृषभ यानी बैल, वृषभ, गज यानी हाथी, सिंह, ये कुछ पशु विशेषता से उन्होंने बनाए हैं। फूल पत्तियों के निर्माण में तो सांची का जो कलाकार था वो सिद्ध हस्त था, यानी जितना प्राकृतिक रूपों का अंकन इसने किया है शुंगकालीन मूर्तिकार ने, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि काष्ठ फलक पर पाषाण फलक पर उसने चित्र की तरह से मूर्तियां बनाई है, क्योंकि ये चतुर्मुख दर्शन के आधार पर संभव नहीं था कि वो फूल पत्तियां और पेड़ और इनका अंकन करे। तो यहाँ पर जो सम्मुख दर्शन में जो सफल थी ये मूर्तियां, तो उसमें पशु पक्षियों का और आपके प्राकृतिक अलंकरणों का बहुत सुंदर तरीके से इसने अंकन किया है। तो ये इसकी खास बात थी कि सांची का मूर्तिकार जो है वो फूल पत्तियों के अंकन में सिद्ध हस्त था। और सांची के मूर्तिकार ने वानस्पतिक जगत का चित्रण सहज और प्राकृतिक रूप में किया है। इसकी बहुत विद्वानों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है।
तो ये सांची की विशेषता थी। अब तोरण द्वार का जो अलंकरण है वो सांची के जो तोरण द्वार हैं उनके अलंकरण की योजना सौंदर्य के सिद्धांतों पर आधारित है। सांची के तोरण द्वारों की योजना तोरण द्वारों की अलंकरण योजना सौंदर्य सिद्धांतों पर आधारित है, यानी सौंदर्य का विशेष ध्यान इसमें रखा गया है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर जो तोरण द्वारों का जो अलंकरण किया गया, यानी कि उसके जो दरवाजे हैं, मुख्य द्वार है, उसको बहुत अलंकृत रूप में किया, और ये सब सौंदर्य के सिद्धांतों पर आधारित है, मतलब उसको बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अब एक बात जो है वो ये देखना है कि इनके जो 4 प्रवेश द्वार हैं वो एक साथ निर्मित नहीं हुए हैं। सांची के 4 प्रवेश द्वार हैं। सांची के 4 प्रवेश द्वार हैं। 4 प्रवेश द्वार हैं, और ये चारों जो प्रवेश द्वार हैं ये एक साथ निर्मित नहीं हुए, अलग अलग समय पर इनकी रचना हुई है। एक साथ निर्मित नहीं हुए। सांची के जो चारों प्रवेश द्वार है वो अलग अलग समय पर अलग अलग उसमें कालखंडों में ये अंकित किए गए, रचे गए। तो इनकी मूर्तियों में कुछ हमें अंतर भी देखने को मिलता है। अब इन सभी में जो तोरण द्वार बने हैं उनके तोरण द्वार के स्तंभों में कमल वन में खड़ी हुई लक्ष्मी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चारों प्रवेश द्वार जो अलग अलग समय पर वो बने, इनमें एक तो अलंकरणों में बहुत सारी समानता भी है, वो पूर्ण तरह से समान नजर आते हैं। दक्षिणी तोरण द्वार जो है वो सबसे पहले निर्मित हुआ। कौन सा तोरण द्वार? दक्षिणी तोरण द्वार। दक्षिणी तोरण द्वार सर्वप्रथम अंकित किया गया, सबसे पहले बना दक्षिणी तोरण द्वार। सांची का जो दक्षिणी तोरण द्वार है वो सबसे पहले बना। तो ये बात कुछ सांची की हम कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं और सांची में क्या क्या खास बातें हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप लोग इसको बुक से पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मैं कह सकता हूं कि पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा उठती है, कोई प्रश्न उठता है, तो आप बेझिझक मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ये थ्योरी की अपनी जो पढ़ाई चल रही है आप इसको बहुत सीरियसली लें और बार बार इसको पढ़ें और देखें वीडियोस को, तभी आपको बात क्लियर होगी। तो सांची के जो तोरण द्वार की बात हम कर रहे हैं कि ये एक समय पर नहीं बने, अलग अलग समय पर बने। तो इन सांची के तोरण द्वारों में जो दक्षिणी तोरण द्वार है वो सबसे पहले निर्मित हुआ, जिसे शुंग काल का प्रतीक भी कहा गया। दक्षिणी तोरण द्वार को, सांची का जो दक्षिणी तोरण द्वार है ये सबसे पहले निर्मित हुआ, सबसे पहले बना, और इसको शुंगकालीन कला का प्रतीक कहा गया। किसको कहा गया? दक्षिणी तोरण द्वार को शुंग कला का प्रतीक इसको कहा गया, दक्षिणी तोरण द्वार को। अब इस तोरण द्वार के स्तंभों में जो है वो कमल वन में खड़ी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है, और 2 हस्ती जो है उसका घटाभिषेक करा रहे हैं। यानी कि आपका जो तोरण द्वार है वो उसमें बीच में जो पट्टी रखी हुई है उसको अभी हम आपको एक बार अंकित करके भी दिखाएंगे कि दक्षिणी तोरण द्वार किस तरह का है। और उसमें जो मूर्ति बनी है वो किसकी है? गजलक्ष्मी की मूर्ति। गजलक्ष्मी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। इसमें गजलक्ष्मी की प्रतिमा इसमें बनी है दक्षिणी। 2 हस्ती जो है, 2 हाथी
उस लक्ष्मी को घटाभिषेक करा रहे हैं, यानी घट से अभिषेक करा रहे हैं उनका, लक्ष्मी देवी का घटाभिषेक करा रहे हैं, घटाभिषेक करा रहे हैं। इसी प्रकार पूर्वी और उत्तरी और पश्चिमी तोरण द्वारों पर भी विभिन्न अभिप्राय यानी बहुत सारी तरह के डिजाइन अंकित किए गए हैं। सांची के शिल्पों में अधिकांशतः वैसंतर जातक, कौन कौन सी जातक कथा अंकित हुई? वैसंतर जातक, वैसंतर जातक, छदंत जातक, और आपका श्याम जातक, तथा महाकपि जातक दृश्यों को, महाकपि जातक जैसे दृश्यों को चित्रित किया गया। ये वो जातक कथाओं का अंकन इस तोरण द्वारों पर किया गया। मैंने आपको बात बताई थी कि घटना का अंकन इसमें किया गया है। अब विशेषता के साथ अंकित किए गए। और सांची की मूर्ति कला में प्रत्येक दृश्य बहुत स्वाभाविक दृश्य के रूप में अंकित है। सांची की मूर्ति कला में प्रत्येक दृश्य जो है, प्रत्येक दृश्य बहुत स्वाभाविक रूप में अंकित किया गया है। और क्या खास बात थी कि ये मूर्तियां सहज भाव से अपने अपने कार्यों में रत दिखाई देती है। मूर्तियों में भारतीय दृश्य को भारतीय विचारधारा से अंकित किया गया, जिनमें कोई बाह्य प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। इनमें कोई भी बाह्य प्रभाव परिलक्षित नहीं होता। यानी ये पूर्णतः भारतीय मूर्ति कला ही है। इसमें कोई बाहर का प्रभाव, विदेशी प्रभाव दिखाई नहीं देता। मानव जीवन में जो समाहित वास्तविक जीवन है उसके लक्षण भी सांची में अपनी प्रतिमा के द्वारा रचे हैं। वृक्ष हो, पशु पक्षी और सभी के स्वाभाविक अंकन से प्रभावित होकर डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली को क्या कहा? वनस्पतिक शैली के नाम से संबोधित कर दिया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने, इनका बार बार नाम आप पढ़ रहे हैं, इनको अच्छे से याद रखें। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी बहुत बड़े विद्वान हैं। आनंद कुमार स्वामी ने सांची की मूर्ति कला, सांची के जो इसके वृक्ष पशु पक्षी और पेड़ पौधों और इनके स्वाभाविक अंकन से, आदि के स्वाभाविक अंकन से प्रभावित होकर इसको वानस्पतिक शैली नाम दिया। वानस्पतिक शैली के नाम से इसको संबोधित किया। किसको? सांची की कला को। किसने? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। इन्होंने इसको वानस्पतिक शैली नाम ही दे दिया। पर्सी ब्राउन ने कहा कि स्तूप के अलंकरण में जो प्रतीकात्मक चित्रण है वे भारतीय जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति में सफल हैं। और सांची की मूर्ति कला वास्तव में भित्ति चित्रों की भांति है। मूर्तियों में उभार बहुत कम है। मौर्य एवं गुप्त युग की परिपक्वता त्रिपार्श्व दर्शन में नहीं है। फिर भी रेखाएं, यानी एक तरह से देखा जाए तो सांची की मूर्ति कला जो है वो यद्यपि भित्ति चित्रों की भांति, यानी उसमें उभार बहुत कम है। और मौर्य और गुप्त युग की भांति इसकी परिपक्वता त्रिपार्श्व दर्शन में नहीं है। फिर भी रेखीय शैली में जिस सौम्यता के साथ कलाकार ने दृश्यों को अंकित किया है वह सांची की कला
को अद्भुत बनाती हैं, वो सांची की कला को बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो सांची की कला जो है वो सम्मुख दर्शन में सफल है, लेकिन इसमें दृश्य घटनाओं का अंकन जिस सफलता के साथ, जितनी सादगी और लोक कला भावना के साथ, जन आधार के साथ इसको किया गया है, वो वास्तव में एक देखने योग्य बात है और ये सौंदर्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सांची की कला है ये आप अभी देख रहे थे, और आप इसको जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। मैं इसके साथ आपकी कुछ फोटो ऐड करूंगा इसमें, तो सांची की मूर्ति कला का आपको उससे एक ओवरऑल ज्ञान होगा कि किस तरह की इसकी मूर्तियां सम्मुख दर्शन में सफल थी। तो आज की इस चैप्टर में इतना ही। अगले अध्याय में हम भरूच की मूर्ति कला के बारे में देखेंगे। थैंक यू।